हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। देखिए दोस्तों, लास्ट जो लेक्चर देखे थे वो हमने गोरखा शासन पे देखे थे। गोरखा शासन किस प्रकार से नेपाल में गोरखाओं ने पहले गोरखा साम्राज्य की स्थापना की, फिर वो किस प्रकार कुमाऊं को उन्होंने विजित किया, उसके बाद फिर वो गढ़वाल में आए और गढ़वाल में भी क्या किया उन्होंने, फिर एक टाइम के बाद ये लोग चले गए थे, फिर ये दोबारा वापस आए और फिर इन्होंने गोरखा शासन को गढ़वाल और कुमाऊं पूरे उत्तराखंड पे अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, है ना दोस्तों। तो आज जो हम देखेंगे कि गोरखा जो शासन था, तो गोरखा के जो प्रशासनिक कार्य जो किस प्रकार से करते थे या कौन कौन से उनके अधिकारी होते थे। तो सबसे पहले डाल देते हैं गोरखा शासन। और इसमें जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे गोरखा प्रशासन। ठीक है दोस्तों, तो जो गोरखा प्रशासन है, देखिए गोरखा प्रशासन जब यहाँ स्थापित हुआ तो यहाँ पे चाहे वो पहले कुमाऊं में हुआ था 1790 में, चाहे फिर उसके बाद ये गढ़वाल और कुमाऊं में 1804 में स्थापित हुआ। हम दोनों ही टाइम की बात कर रहे हैं कि जिस समय गोरखा प्रशासन यहाँ स्थापित हुआ तो जो उनके जो प्रशासनिक तौर तरीके या प्रशासनिक कार्य थे, तो उन्होंने चंद और परमार वंश के जो अधिकारी या उत्तराधिकारी जो राज्य था उससे कुछ भी उन्होंने अपना उनका प्रशासनिक ढांचा जो था उनका वो उन्होंने नहीं लिया उससे। इन्होंने क्या किया गोरखाओं ने कि अपना जो प्रशासनिक ढांचा था वो जनता के ऊपर थोपा। अब देखिए जो जनता के ऊपर थोपा गया जो प्रशासनिक ढांचा वो किस प्रकार था, वो सिर्फ 3 चीजों पे कार्य करता है। पहला, दासता। दासता होती है स्लेवरिज्म, स्लेव है ना, कि किसी को दास बनाना। दूसरा, टैक्सेशन, कर व्यवस्था। और तीसरा था बेगार, लेवरिज्म, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 3 व्यवस्थाओं पे अपना प्रशासनिक जो ढांचा था वो स्थापित किया। कि देखिए उनका क्या मानना था गोरखाओं का कि जो वास्तव में देखा ये भी जाता है कि जो गोरखा जब आए थे तो उन्होंने यहाँ देखा कि गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, जो यहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो गोरखाओं से बहुत अच्छी थी। तो होता है इस चीज़ का कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो थोड़ा ईर्ष्या होती है और उन चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उन चीज़ों को दबा देते हैं, दमनकारी नीतियाँ अपनाते हैं। वैसे ही गोरखाओं ने यहाँ पे भी किया। तो जब वो लोग आए, इन्होंने देखा कि यहाँ की सामाजिक तौर तरीके, यहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया है नेपाल से, तो उन लोगों ने क्या किया, ये 3 चीज़ों पे अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये प्रशासनिक पिलर था, वो खड़ा किया। कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ लोगों को दास बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनको दास बना के उनको दास बाजार में बेचा जाता था। दूसरी, कर व्यवस्था, इन्होंने हर चीज में टैक्स लगाना शुरू कर दिया, हर छोटी छोटी चीज में इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बेगार, लोगों से जबरदस्ती बेगार लिया जाता था। ठीक है, और ये जो बेगार लिया जाता था ये सिर्फ निचले तबके से ही नहीं बल्कि ये सभी से लिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो क्षत्रिय हो, सभी ही से बेगार लिया जाता था। देखिए जो गोरखा थे, गोरखा ये मानते थे कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, इसलिए वो क्या करते थे, यहाँ से जितना भी सोना चांदी तांबा जो भी चीजें थी वो रोज किसके, चाहे यहाँ जो भी लोग थे, जो भी व्यक्ति थे, उन सभी के द्वारा नेपाल पहुंचवाए जाते थे। ठीक है, और वैसे तो जो गोरखा थे वो गाय को, ब्राह्मणों को पूजते थे, लेकिन ब्राह्मण भी कौन से, एक उपाध्याय और दूसरे मिश्रा, इन दोनों को ही पूजते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे देखिए कि जो गोरखा थे, जो गोरखा प्रशासन था, तो गोरखा प्रशासन की जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी तो देख लीजिए किस प्रकार से। सबसे पहले जो कुमाऊं की बात करें, जब कुमाऊं में 1790 में गोरखाओं ने आक्रमण किया और वहां अपना अधिकार स्थापित किया, तो सबसे पहले वहां पे जो सुब्बा या सूबेदार नियुक्त हुआ था वो था जोगामल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। जो जोगामल था, इसका जो कार्यकाल था वो था 1791 से और
92 तक, 1792 तक, सिर्फ इतना ही इसका कार्यकाल रहा। इसके बाद इसको हटा दिया गया। इसके स्थान पे फिर दूसरा सुब्बा या सूबेदार आया। सूबेदार इसके स्थान पे जो आया दूसरा, वो था नरशाही। नरशाही आया। देखिए जो नरशाही था, नरशाही के साथ साथ इसके 2 सहायक और भेजे गए, और जो वो सहायक थे वो कौन कौन थे? वो था एक रामदत्त पांडे और एक रामदत्त शाही। इसके जो 2 सहायक थे वो थे रामदत्त शाही और दूसरा था कालू पांडे। ठीक है दोस्तों, देखिए जो इसका कार्यकाल रहा, इसका जो कार्यकाल था वो था आपका 1793, सिर्फ 1 साल का। 1 साल में देखिए इसने क्या किया यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा निरंकुश और क्रूर शासक था। निरंकुश क्रूर से मतलब ये है कि यहाँ पे इसने बहुत ही ज्यादा दमनकारी नीतियां अपनाई और अराजकता की चरम सीमा थी, इनकी दमनकारी नीतियां थी, है ना। और यहाँ की जो जनता थी कुमाऊं की, उसको बहुत ही ज्यादा आतंकित किया। ठीक है, इसमें जो इसका जो सबसे जो खराब चीज की इसने, या हम बोल सकते हैं कि ये इसकी सबसे ज्यादा कुशासन की एक जो सबसे बड़ी जो कमजोरी थी, वो ये किया इसने कि यहाँ पे इसने मंगलवार रात्रि हत्याकांड ये किया इसने। ठीक है, मंगलवार रात्रि हत्याकांड। देखिए मंगलवार रात्रि हत्याकांड क्या है? कुमाऊं में जो नरकोट है, मैं लिख लेता हूं, जो नगर कोट, कुमाऊं में जो नगर कोट है, नगर कोट से कुछ व्यक्ति यहाँ कामगार के तौर पे जो कामगार रहे होंगे वो कहाँ आएंगे? कुमाऊं में आए होंगे। ठीक है, और कुमाऊं के कौन से क्षेत्र में आए होंगे? ये आए थे आपके पाली क्षेत्र में, सोर क्षेत्र में और ब्रह्ममंडल में। ये लोग जो नगरकोट से आए थे वो पाली, सोर और ब्रह्ममंडल क्षेत्र में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो कामगार थे यहाँ पे इन्होंने यहाँ की जो कन्याओं से विवाह कर लिया और विवाह करके वहीं सेटल हो गए। लेकिन जब ये लोग सेटल हुए तो वास्तव में क्या थे? ये राजा के काफी वफादार लोग थे। जो समय चंद्र राजवंश था, चंद्र राजवंश के काफी वफादार लोग थे ये। तो नरशाही ने क्या किया कि इन सब की गणना करनी शुरू करवा दी। तो जब इन सबकी ही गणना होनी शुरू हुई तो उसके बाद नरशाही ने मंगलवार को रात्रि को सब लोगों को, जितने यहाँ इन क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए थे, जो नगरकोट से आए हुए थे, उन सब की इसने हत्या करवा दी। ठीक है, तो ये इसने एक क्रूरता भरा अपना एक कदम उठाया था, मंगलवार रात्रि हत्याकांड। इस हत्याकांड के लिए अभी भी वहां के लोग कहते हैं कि मंगलवार की रात और नरशाही का पाला। अभी भी कुमाऊं के लोग इस वर्ड को बोलते हैं कि मंगलवार की रात और नरशाही का पाला। कि नरशाही ने किस प्रकार से पाली, सोर और ब्रह्ममंडल क्षेत्र में नगरकोट से आए हुए निवासियों का, या नगरकोट से आए हुए जो कामगार थे जो वहां सेटल हो चुके थे शादी विवाह करके, उन सभी का उसने क्या किया? नरसंहार करवाया। ठीक है, तो इस घटना से यहां से नरशाही को नेपाल बुलाया गया। इसके बाद जो अगला जो शासक आया, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला शासक आया वो था यहां पे, अगला जो सूबेदार नियुक्त हुआ वो यहां पे था अजब थापा। अजब थापा को यहां पे नियुक्त किया गया, और जो अजब थापा आया इसका कार्यकाल 1794 था, सिर्फ 1 साल का। ठीक है दोस्तों, जब अजब थापा यहाँ पे आया तो इसके जो सहायक थे, सहायक के तौर पे 2 व्यक्ति आए। पहला श्रेष्ठ थापा
और जो दूसरा आया था यहाँ पे जसवंत भंडारी, जसवंत भंडारी। इन दो लोगों को, ये दो लोग यहाँ पे इसके सहायक के तौर पे यहाँ पे नियुक्त हुए। देखिए इसने भी सेम वही काम किया, जैसे नरसाही ने यहाँ पे नरसंहार करवाया था, इसने भी वही काम किया। इसने क्या किया कि यहाँ जो कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा की बात करूं मैं, ठीक है, अल्मोड़ा में इसने क्या किया कि यहाँ जो जितने भी गांव थे, उन गांवों के सभी जो प्रमुख थे, आज के टाइम पे ग्राम प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है, लेकिन उस टाइम पे जो प्रमुख होते थे, प्रमुख कहलाते थे, तो उन प्रमुखों को एक जगह इकट्ठा करके और उन सभी का क्या करा दिया? नरसंहार करा दिया। तो इसने अल्मोड़ा में 1500 ग्राम प्रमुखों का क्या किया? सामूहिक नरसंहार। सामूहिक नरसंहार इसने किया यहाँ पे, ठीक है। और जो ये घटना है अजब थापा के बारे में, ये जो कहा गया है वो कहा गया है ओगले महोदय द्वारा। जो ओगले महोदय हैं, इन्होंने इस घटना का जिक्र किया है कि यहाँ पे अल्मोड़ा में 1500 ग्राम जो प्रमुख थे, उन सभी को नरसंहार करवाया था अजब थापा ने। फिर इस घटना से नेपाल में फिर खबर पहुंची, फिर नेपाल में अजब थापा को फिर यहां से गद्दी से हटा दिया। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा लिख लीजिए पहले, ठीक है। देखिए इसके बाद जो नियुक्त हुआ अगला, वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं इस बारे में। जो अगला जो नियुक्त हुआ था सूबेदार, वो हुआ था यहां पे अमर सिंह थापा। ठीक है, और अमर सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो 1795 से, ठीक है, 1795 में से नियुक्त किया गया था। तो जो अमर सिंह थापा था, अमर सिंह थापा के जो दो सहायक नियुक्त हुए थे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि कौन कौन से थे। पहला तो था गोविंद उपाध्याय, गोविंद उपाध्याय, और दूसरा कौन था? भक्ति थापा। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह थापा के जो दो सहायक थे, गोविंद उपाध्याय था जो सिविल प्रशासन देखता था, और जो भक्ति थापा तो सैन्य प्रशासन देखता था। तो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इनके जो सूबा या सूबेदार नियुक्त हुए। ठीक है, इसके बाद जो अगला सूबेदार, और भी आते हैं सूबेदार, लेकिन उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कम ही पूछा जाता है, मेनली इनके ही बारे में पूछा जाता है। जो अगला जो सूबा या सूबेदार नियुक्त हुआ था वो हुआ था बमशाह चौतरिया। ठीक है दोस्तों, जो बमशाह चौतरिया जो नियुक्त हुआ था, ये हुआ था 1806 में, 1806 में ये नियुक्त हुआ था। और ये कब तक था? ये था आपके 1815 तक। 1806 में ये नियुक्त हुआ था और 1815 तक ये यहाँ पे रहा। जब गोरखाओं का यहाँ से राज्य खत्म हो गया था, तब तक ये यहाँ सूबेदार के तौर पे नियुक्त था। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सूबेदार क्या होता है। सूबेदार प्रशासनिक जो यहाँ का जो राजा का प्रतिनिधि होता है ये। ठीक है, कि राजा का प्रतिनिधि कौन था? ये था। ठीक है, तो ये कुछ आपके सूबा या सूबेदार हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए 1799, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जब उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया तो प्रद्युमन शाह को उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे मार दिया था। और जो उनके दो भाई थे, एक कौन, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब गोरखाओं ने गढ़वाल पे आक्रमण किया था तो वहाँ पे जो प्रद्युमन शाह थे, प्रद्युमन शाह का जो छोटा भाई था पराक्रम शाह था। मैंने वहाँ पे आपको प्रताप शाह बताया था, वो गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। वास्तव में वहाँ पे प्रीतम शाह थे, है ना। कौन कौन थे? प्रद्युमन शाह
और पराक्रम और प्रीतम। ठीक है दोस्तों, प्रीतम शाह थे। प्रीतम शाह को कुमाऊं ले गए थे, सॉरी नेपाल ले गए थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई थी। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी, इसे आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया कि यहाँ पे जो बमसा चौतरिया को यहाँ पे नियुक्त किया गया था 1806 में और 1815 तक ये रहे थे। अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो देखिए गढ़वाल में जो सबसे पहला सूबा या सूबेदार नियुक्त हुआ था वो हुआ था हस्तिदल चौतरिया। गढ़वाल में ये तो सारे ही जो वो हुए थे, नियुक्त हुए थे, ये सारे कहाँ थे? ये कुमाऊं में थे। और मैं अगर गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में जो पहला जो सूबा या सूबेदार नियुक्त हुआ था वो हुआ था हस्ती दल चौतरिया। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिए। ठीक है, तो ये रही कुछ इनकी प्रशासनिक जानकारी कि कौन कौन से यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे या सूबेदार के तौर पे यहाँ नियुक्त हुए थे। इसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो गोरखाओं की न्यायिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, न्याय एवं दंड व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, न्याय एवं दंड व्यवस्था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्होंने परमार और चंद राजाओं का जो प्रशासनिक जो ढांचा था उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया। इन्होंने अपना जो प्रशासनिक ढांचा था वो यहाँ पे थोपा और वास्तव में इनका जो प्रशासनिक ढांचा कुछ था ही नहीं। ये लोग अपने हिसाब से न्याय करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो न्याय जो इनकी प्रणाली थी वो बिल्कुल व्यवस्थित नहीं थी, कुछ भी हो जाता था, कुछ भी। तो इनकी जो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो बिल्कुल क्या थी, कोई व्यवस्थित न्याय प्रणाली नहीं थी। ठीक है, तो इनकी व्यवस्थित न्याय प्रणाली नहीं थी। दूसरा देखिए कि जो इनके जो इनके सूबेदार थे या फिर जो इनके राजा थे, उस अब देखिए जो राजा थे इनके या सूबेदार थे वो युद्ध करने में व्यस्त रहते थे, तो उनको इतनी सुध नहीं होती थी कि जो इस क्षेत्र में जिस किसी भी चीज़ के लिए न्याय हो या कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए हमें न्याय करना चाहिए या दंड व्यवस्था थी, उसमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो जो इन्वॉल्व होते थे वो कौन होता था, जहाँ का जो सैन्य अधिकारी होता था वही इसमें इन्वॉल्वमेंट लेता था। और उसमें भी क्या होता, जो सैन्य अधिकारी होता था वो किसको, वो जो यहाँ पे जो अधिकारी जो सैन्य अधिकारी होता था वो यहाँ के मातहत अधिकारी। ठीक है, तो जो सैन्य अधिकारी होता था ठीक है, तो जैसे कोई भी केस आ गया, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ के जो सैन्य अधिकारी होते थे, क्योंकि सेना ही जाएंगी, है ना, तो सेना जैसे आज के टाइम पे पुलिस जाती है, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में होता है दर्ज केस, उसके बाद फिर अगर होता है तो फिर कोर्ट में ले जाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सैन्य अधिकारी जाता था और सैन्य अधिकारी के बाद ये जो केस होता था वो जाता था मातहत अधिकारी। ये केस मातहत अधिकारी को जाता था और यहाँ मातहत अधिकारी के लिए विचारी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मातहत अधिकारी के लिए विचारी शब्द का प्रयोग किया गया है। विचारी मतलब विचार, उन मामलों में विचार करना। ठीक है, तो ये विचारी शब्द विचारी जो अधिकारी था, मातहत अधिकारी विचारी कहलाता था। विचारी के पास सैन्य अधिकारी अपना केस डाल देते थे, क्योंकि ये केस देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता था कि जो इनके दंड देने की व्यवस्थाएं थी, जो इनका दंड देने का तरीका था, तो उन जो दंड थे कुछ उन्हें दिव्य कहा जाता था। जो दंड थे उन्हें दिव्य कहा जाता था, याद रखिए, उन्हें दिव्य कहा जाता था। अब अगर बात करूं मैं कि जो दिव्य था, ठीक है, तो दिव्य भी किस तरीके से दिया जाता था। मान लीजिए कुछ सीमाएं हैं,
उस सीमा से रिलेटेड कोई अगर दो पक्ष हैं, मान लो किसी ने किसी के खेत में कब्जा कर लिया या किसी के मकान में कब्जा कर लिया या कुछ हो गया, तो सीमा से रिलेटेड जो भी केस होते थे तो वो जो केस सॉल्व किए जाते थे वो अग्नि परीक्षा से सॉल्व किए जाते थे। सोच रहे हो आप आज के टाइम पे हो जाएगा ऐसा कि अग्नि परीक्षा देनी है और तब जी की हम जो पास हो गया उस परीक्षा में, चाहे वो हॉस्पिटल में 2 महीने से पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होगा कि हाँ ये बच के आ गया वहां से अग्निकांड से या अग्नि परीक्षा से बच के आ गया, तो इसकी ये चीजें हो गई है ना। ये चीजें नहीं होती हैं अब। तो ये इनके तरीके थे। तो जो दंड देते थे तो उसको ये लोग दिव्य कहते थे। ठीक है, तो दिव्य के जो तरीके आपको प्रचलित में मिलेंगे इनके, तो उसमें जो सबसे पहला जो दिव्य था वो था आपका जो पहला जो आपको दिव्य मिलेगा वो मिलेगा आपको गोला 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 दीप, गोला दीप। ठीक है, जो गोला दीप होता था, गोला दीप होता क्या था, देखिए 2 पक्ष हैं। ठीक है, कि एक है जो आरोप और एक है आरोपित। ठीक है, एक जो आरोप लगाता है और एक वो पक्ष है जिसपे आरोप लगता है। तो 2 पक्ष होते थे। तो दोनों पक्षों को क्या किया जाता था इसमें कि मान लो कोई पक्ष क्या कर रहा है, किसी कोई चीज है, मान लो ये मार्कर है और मैं हूं और कोई और है, तो मैंने कहा ये मार्कर मेरा है, उसने कहा ये मार्कर मेरा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, गौर प्रशासन की। उस समय क्या होता था, एक लोहे की गर्म छड़, बिल्कुल लाल हो रखी वो छड़, ठीक है, उस लोहे की गर्म छड़ को लेके क्या करना होता था, कुछ दूरी तय की जाती थी। पकड़ा हाथ में, ऐसे छड़ पकड़ी और चले। ठीक है, तो जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय की वो क्या होता था, इसमें निर्दोष पाया जाता था। सोचिए आज के टाइम पे हो ऐसा तो। ठीक है, तो जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय की तो वो इस गोलाद्वीप में निर्दोष पाया जाता था। ठीक है, तो लोहे की गर्म छड़ को लेके दौड़ना पड़ता था या चलना पड़ता था, जो ज्यादा दूरी तय करता था तो वो इसमें निर्दोष साबित होता था, पहला। दूसरा देखिए, इसमें जो तराजू दीप, जो तराजू दीप था, तराजू से आप लोग समझते हैं तराजू से तोलने का काम होता है। ठीक है, तो जो तराजू दीप था, इसमें तराजू दीप में क्या होता था कि शाम के समय जो आरोपित व्यक्ति होता था, जिसपे आरोप लगा होता था, तो क्या होता था कि शाम के समय उसे तराजू में रख के कुछ पत्थरों से तोला जाता था। ठीक है, अब मान लो बराबर हो गया। अब जितने वो पत्थर तुल गए हैं उन पत्थरों को किसी विशेष स्थान पे या अलग स्थान पे रख दिया जाता था। दूसरे दिन सुबह फिर से उन्हीं पत्थरों से उस आदमी को तोला जाता था। लेकिन देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर उस इंसान का वजन कम निकला तो इसका मतलब वो दोषी है, और उसका वजन अगर बराबर हो गया या बढ़ गया तो वो क्या है, निर्दोष है। ठीक है, तो सोचिए ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है, इसमें उल्टा ही होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंसान का वजन कम हुआ तो इसका मतलब वो दोषी है। ठीक है, तो अगला आता है तराजू दीप। ठीक है, तराजू दीप जो ऐसा होता था इसमें कि मान लीजिए कोई इंसान अगर दोषी पाया जाता है तो उस क्षेत्र में क्या करते थे, तराजू में रख के उस इंसान को कुछ पत्थरों से तोला जाता था। अब उन पत्थरों को तोल दिया शाम के समय, ठीक है, और फिर उन पत्थरों को किसी स्थान पर रख दिया जाता था सुरक्षित। दूसरे दिन सुबह फिर उन्हीं पत्थरों से फिर उस इंसान को तोला जाता था, और जब उसे तोलते थे तो तोलते वक्त अगर उसका वजन कम निकला तो वो व्यक्ति निर्दोष पाया जाता था, और अगर उस व्यक्ति का जो वजन बढ़ा हुआ मिलेगा तो वो व्यक्ति दोषी पाया जाता था, है ना। तो ये इनका तरीका था तराजू दीप का। तीसरा आता है जो, वो आता है कड़ाही दीप। ठीक है, जो कड़ाई दीप होता था, कड़ाई दीप में क्या करते थे ये लोग कि एक बड़ी सी कड़ाई में तेल को खौलाया जाता था। जो व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता था तो उस व्यक्ति का हाथ वो तेल की कड़ाई में डालते थे, और अगर उस व्यक्ति का हाथ जल जाए तो वो व्यक्ति दोषी, और हाथ नहीं जले तो निर्दोष। अच्छा, कौन होगा ऐसा लोहे का आदमी होगा कोई जिसका हाथ नहीं जलेगा? सबका ही हाथ जलेगा, है ना। ऐसा कोई सुपरमैन तो है नहीं कोई जिसका हाथ ना जले, है ना। मार्वल्स के हीरो तो रहे होंगे नहीं उस समय जो उनका हाथ जले ना। ठीक है, तो उस समय ये किया जाता था।
जो तो देखिए कढ़ाई दीप में क्या होता था, जो कढ़ाई दीप होता था इसमें गरम तेल की कढ़ाई में क्या करते थे, दोषी आदमी का हाथ डाला जाता था, और अगर उस इंसान का हाथ जल जाए तो फिर क्या होता था कि वो दोषी करार दिया जाता था, और जो अगर ना जले तो वो निर्दोष, है ना। कोई मार्बल तो रहा नहीं होगा उस समय, मार्बल हीरोज तो कोई रहे नहीं होंगे जिनका हाथ ना जले। तो इसी में जो जो गुरुराम राय जो संस्था है उनके एक महंत थे, उनको भी दोषी करार दिया गया था इसी तरीके से। तो उन्होंने उनका भी क्या किया था, हाथ डाला गया था गर्म तेल की कढ़ाई में, और उनका हाथ तो जलना ही था, इंसान है तो जलेगा ही, तो उनको भी दोषी करार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो कुमाऊं कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर, दूसरे कुमाऊं कमिश्नर जी बी ट्रेल, ठीक है, जो ट्रेल महोदय थे, ट्रेल, तो इन ट्रेल महोदय ने भी कुछ और जो इसी प्रकार के दिव्य थे उनका जिक्र किया है, जिसमें पहला जो है इन्होंने जो जिक्र किया था, हम चौथा लिख सकते हैं इसे, इसमें था तीर का दीप। देखिए तीर का दीप क्या होता था, तो तीर का दीप में ऐसा होता था कि किसी जो इंसान दोषी होता था उस इंसान को किसी तालाब, कुएं या नदी में डुबा के रखा जाता था, और एक आदमी क्या करेगा, तीर से धनुष से किसी तीर को दूर निशाना छोड़ेगा, और जहां वो तीर जाके रुकेगा या अटकेगा तो वहां उस दोषी परिवार के किसी व्यक्ति को दौड़ के या पैदल चल के जाके उस तीर को वापस लाना था। ठीक है, अगर इतने टाइम पे वो इंसान जो पानी में डूबा हुआ है वो अगर बचा रहा तो इसका मतलब वो निर्दोष, और इतने टाइम पे अगर वो मर गया तो इसका मतलब दोषी। ठीक है, तो ये तीर का दीप था। इसी में जो अगला आता है आपका, इसमें आता है बोकाटी हारिया द्वीप। ठीक है, बोकाटी हारिया द्वीप, बोकाटी हारिया द्वीप क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता था कि दो पक्ष हैं कोई, जैसे एक हो गया आपका निर्दोष पक्ष और दूसरा हो गया आरोपित पक्ष, है ना, जिसने एक आरोप लगाया है और दूसरा आरोपित पक्ष है। तो इनमें क्या होता था कि इन दोनों परिवारों के ऐसे लड़कों को जिनको तैरना नहीं आता है उनको नदी तालाब में छोड़ दिया जाता था। ठीक है, जो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके या जो ज्यादा देर तक बचा रह सके वो हो गया निर्दोष, और जो जल्दी ही मर जाए तो वो दोषी करार दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार के इनके कुछ ये दिव्य थे या इनके दंड और न्याय व्यवस्थाएं थी। इसके अलावा एक आता है काली हल्दी का, काली हल्दी का दीप। देखिए काली हल्दी का दीप क्या होता था, एक ये जड़ी है, जड़ी बूटी, ठीक है, या फिर एक घास टाइप की होती थी। तो इसमें क्या होता था, जो दोषी होता था उस दोषी को काली ये जड़ी बूटी खिलाई जाती थी, ये जहरीली होती थी। इस जहरीली जड़ी को खा के अगर कोई ठीक बच गया तो वो निर्दोष, और अगर मर गया तो दोषी। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है, आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, मैं सातवां यहां पे लिख देता हूं। जो इसके अलावा एक और आता है वो धात का द्वीप आता है। देखिए धात का द्वीप, ये आजकल भी आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, धात के द्वीप में क्या होता था, मान लो कोई सोना चांदी है या किसी का कोई बर्तन है, कुछ भी है, तो जैसे दो पक्षों के बीच में जो लड़ाई होती थी कि नहीं ये मेरा है मेरा है मेरा है, ठीक है, तो क्या होता था कि उस समय जो एक मंदिर होते थे, मंदिरों में ये लोग क्या करते थे, जो न्याय का देवता होता था उसके सामने ये लोग रख लेते थे उन चीजों को। ठीक है, जो बोलता था कि नहीं मैं तो निर्दोष हूं और मुझे ये सामान चाहिए क्योंकि ये मेरा है, तो वो इंसान उस सामान को ले जाता था अपने साथ। ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसके परिवार से कोई इंसान मर गया तो इसका मतलब वो दोषी, और अगर 6 महीने के अंदर उसके परिवार से कोई नहीं मरा तो वो निर्दोष। ये प्रथाएं आज भी देखने को मिलती है, कई जगह ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के ये क्या थे, दिव्य थे, जो इनके गोरखा शासन में देखने को मिले। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इन जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक फैलाएं। धन्यवाद।